हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2019 में जो पेपर आया था उसे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बता दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो देखते हैं फिर। जो इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे जो विकल्पी प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, जिसे हम लोग यूएनओ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने बाल अधिकारों की घोषणा की। कब की थी? तो 20 नवंबर 1989 में। और 11 दिसंबर सन 1992 में भारत सरकार ने बाल अधिकारों को स्वीकार किया था। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो डेट हैं, याद कर लेना कि कब। सबसे पहले तो ये कि यूएनओ ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की थी और 11 दिसंबर सन 1992 को भारत सरकार ने बाल अधिकारों को स्वीकार किया था। अब देखिए, इस बाल जो बच्चों के अधिकार मिले हैं, इनमें प्रावधान क्या थे, क्या क्या चीज़ें थी इनमें। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अगर पॉइंट्स आते हैं कि जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या थे बाल अधिकार में। तो पहला तो ये था कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके तुरंत बाद उसका पंजीकरण कराया जाएगा और उसे राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरी बात की गई कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा हो, पहले तो क्या है, उसका जब जन्म होगा तो उसका पहले आपको पंजीकरण कराना है और उससे राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है कि बच्चे को जन्म के बाद अपनी राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। तीसरा है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं करना है। ठीक है, मतलब अगर उनके माता पिता की इच्छा नहीं है तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण एवं संबंध बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने परिवार से संबंध बनाए रख सकते हैं, ये उन्हें अधिकार है। फिर है कि बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। मतलब कोई भी देश जिसमें ये चीज़ लागू है तो वो क्या करेगा कि बच्चे के अपहरण को रोकेगा, जो किडनैपिंग वगैरह होती है। क्रय विक्रय मतलब खरीदा बेचा नहीं जा सकता बच्चों को। ठीक है, उनका जो व्यापार होता है उसे रोकेगा, उसके लिए कानून बनाएगा कोई भी देश। ठीक है। फिर है कि यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। मतलब अगर माता पिता अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा जो बच्चों की देखभाल कर रहा है वो उन्हें मारता पीटता है, तो जो राज्य होगा या जो देश होगा वो उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है। फिर है कि बच्चों को नशीले जो द्रव्य होते हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनसे दूर रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे पॉइंट्स थे जो बाल अधिकार हैं। अगर पूछा जाए बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो ये सारे ही अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं कि जन्म के बाद उनका पंजीकरण कराना है, उन्हें राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है, उन्हें कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं। ठीक है, उनका अपहरण वगैरह इन सब से जो चीज़ें हैं, इनके लिए जो राज्य होगा, जो देश होगा, वो कानून बनाएगा। ठीक है, अगर माता पिता या जो उत्तरदायी व्यक्ति है बच्चों के लिए वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे संरक्षण प्रदान करेगा राज्य, नशीले पदार्थों से दूर रखेगा। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो हैं बच्चों को प्राप्त हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, जो शिक्षा है इसे राज्य की समवर्ती सूची में रखा गया है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है। केंद्रीय सूची में जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा। ठीक है, जो केंद्र की सरकार है वो बनाएगी। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा है इसे संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, बेंटिक को या कॉर्नवालिस को? तो याद रखना कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29 का, अनुच्छेद 23 का? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 का क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ये चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाए थे, जितने भी मौलिक अधिकार थे। उसका बाद मैंने नीति निर्देशक तत्व भी बताए थे आपको।
तो याद रखना कि जो अनुच्छेद 21 का है इसके अंतर्गत एक ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद 45 जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंतर्गत भी निःशुल्क एवं अनुवार शिक्षा की बात की गई है, लेकिन वो एक नीति निर्देशक तत्व है। और दोनों में अंतर क्या होता है कि मौलिक अधिकार को आपको मानना ही मानना होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट मानेगी इस नियम को, ठीक है, इस चीज़ को मानेगी, अप्लाई करेगी। लेकिन अनुच्छेद 45 में जब ये चीज़ होती है तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो इसे लागू करे, चाहे तो इसे लागू ना करे, ठीक है। तो जब शुरुआत हुई थी, जब संविधान लिखा गया था, तब इसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था अनुच्छेद 45 में। लेकिन बाद में क्या किया हमने, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमने क्या किया, इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 21 का जोड़कर, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, 1857 में, 1889 में, 1854 में या 1851 में। तो अभी लास्ट वीडियो में ही हमने कंप्लीट किया था, वुड के घोषणा पत्र को पढ़ा था पूरा कि कैसे जारी हुआ था। सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी इसी को कहा जाता था। तो ये 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था, ठीक है। याद रखना 1854 सही डेट है इसकी, 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया था। तो सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था। तो देखिए जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन है 1986, 1978, 1981 या 1991। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 1986 में। तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, इसी में देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति की गई थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे बेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले या एडम स्मिथ। तो ये तो बहुत इजी आंसर है, आप सभी अच्छे से बता देंगे कि निस्पंदन सिद्धांत या निष्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि अगर शिक्षा हम दे रहे हैं तो हम सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षा दें, ठीक है। जो उच्च वर्ग है समाज का, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, हम खाली उन्हें शिक्षा देंगे। उनसे शिक्षा जो होगी वो छन छन कर नीचे वर्ग तक या नीचे के तबके के जो लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी। तो यही कहलाता था छनाई का सिद्धांत, और ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी को शिक्षा प्रोवाइड कराने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जरिए हम लोग प्राइमरी जो विद्यालय होते थे उन पर फोकस करते थे। सेकंड है नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय में भी शिक्षा सब प्राप्त कर रहे हैं। सा ऑप्शन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि डाइट, ठीक है। तो डाइट में भी शिक्षा से संबंधित है, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना या बच्चे का गांव से पलायन। तो देखिए ह्रास की समस्या के लिए अलग से एक टॉपिक था, आपको याद होगा, अपव्यय व अवरोधन, ठीक है। दोनों समस्याएं थी, बहुत बड़ी समस्या थी प्राइमरी बच्चों की, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ह्रास या अपव्यय या अवरोधन की समस्या कौन से बच्चों में देखी जाती है, प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, तो प्राथमिक शिक्षा के बच्चों में देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार से एक ना एक नंबर का आता है। तो याद रखना ह्रास की समस्या से मतलब है अपव्यय की समस्या। और अपव्यय क्या होता है कि जब बच्चा किसी भी क्लास के पूरे सेशन को नहीं पढ़ता, ठीक है, बीच में विद्यालय छोड़कर चला जाता है, या कह लो कि 2-3 साल पढ़ता है उसके बाद बीच में विद्यालय छोड़ जाता है, फिर नहीं आता विद्यालय में, तो ये अपव्यय की समस्या कहलाती है, ह्रास की समस्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें देखो सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या कहलाता है, तो ह्रास की समस्या कहलाती है या अपव्यय की समस्या कहलाती है, ठीक है। क्या हुआ कि कक्षा 1-2 पढ़ा, उसका उसने विद्यालय छोड़ दिया, तो ये अपव्यय की समस्या है। और अवरोध क्या कहलाता है, अवरोध की समस्या क्या होती है, जब विद्यालय काफ़ी समय तक एक ही क्लास में बना रहे, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा, मतलब होता क्या कि 1 साल तक आपको एक क्लास में रहना होता है, लेकिन बच्चा 2-3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, बार बार फेल हो जाता है, फिर उसी में आ जाता है, ठीक है, फिर जा रहा है, फेल हो रहा है, फिर उसी में आ जा रहा है, मतलब उसका विकास ही नहीं हो रहा है। तो ये समस्या कहलाती है अवरोध की समस्या, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BEP क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो BEP की तो आप सीधे ही से मतलब जो ऑप्शन दिए गए उनसे ही पता लगा सकते हैं फुल फॉर्म किसकी होगी ये। तो बेसिक शिक्षा परियोजना की फुल फॉर्म है BEP, ठीक है। या अगर आप वैसे देखें तो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी करके हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है
मतलब बच्चों को विद्यालय में जो भोजन मिलता है, आपको पता है प्राइमरी स्कूल्स में मिलता है बच्चों को, ठीक है, तहरी वगैरह मिलती है और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना क्यों चलाई गई थी, ये भी टॉपिक हमने पढ़ा है। तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए, बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए, स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो मध्याह्न भोजन योजना क्यों चलाई गई थी, तो बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए भी हमने ये चलाई थी कि बच्चे विद्यालय आना नहीं चाहते थे, जब तक उन्हें स्कूल में कुछ दोगे नहीं तब तक बच्चे क्यों रुकेंगे। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ये भी सही है कि बच्चे के नामांकन में हमें वृद्धि करनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें उसमें, ठीक है, पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा था कि बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए भी। तो आजकल आपको पता कि ज़्यादातर बच्चे इसी चक्कर में रुकते हैं कि उन्हें खाने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गांव में इतना अच्छा नहीं मिल पाता, उन्हें घरों में अपने इतना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ पर मिलता है, तो इसलिए भी बच्चे आते हैं विद्यालय। तीसरा कि स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए, हाँ, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, या 8 खंडों में? तो याद रखना कि भारत सरकार ने सन 1992 में जो संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम आया था उसे 23 खंडों में बांटा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 23 खंडों में बांटा गया था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था राममूर्ति समिति 1990 में, यशपाल समिति 1993 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से याद कर लेना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986-87 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और इसमें क्या सुझाव दिया गया था, तो इसमें क्या था कि जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं एक प्राइमरी स्कूल को जो देनी चाहिए वो प्रोवाइड करानी थी। जैसे कि क्या है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, चौक डस्टर की कमी नहीं होनी चाहिए, चार्ट वगैरह होने चाहिए, ग्लोब वगैरह होने चाहिए, ठीक है, मॉडल्स वगैरह होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें निश्चित कर दी गई थी जी कि हर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्राथमिक विद्यालय को प्रोवाइड करानी थी, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। और ये कब चलाया गया, तो किस योजना के तहत चलाया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। क्योंकि देखिए टाइम पीरियड भी इसका वही है, 1986-87 में चालू हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, तो इसी ने ये सुझाव दिया था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई जाए, ताकि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें न्यूनतम सुविधाएं दी जा सकें। कि प्रत्येक विद्यालय में हमने क्या किया, कुछ चीज़ें निश्चित कर दी कि इसमें 3 कमरे होने चाहिए, इनकी बाउंड्री होनी चाहिए चारों तरफ, ठीक है, कुर्सियाँ होनी चाहिए, मेज होनी चाहिए एक, ठीक है, बच्चों के लिए मॉडल्स होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो निश्चित कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? देखिए हमने एक योजना पढ़ी थी NPEGEL, इसे भी अच्छे से याद कर लेना कि वो लड़कियों के लिए चलाई गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो अपवंचित लड़कियां जो शिक्षा से दूर हैं, ठीक है, तो उनके अध्ययन के लिए ये योजना चलाई गई थी ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं दी जा सकें, ताकि वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें लड़कियों, ठीक है, उन्हें कुछ सुविधाएं दी गई थी। तो ये कौन सी क्लास तक की लड़कियां इसमें अध्ययन कर सकती थी? 2 से 4, कक्षा 1 से 8, ठीक है, क्लास 3 से 5, या 4 से 7। तो याद रखना कक्षा 1 से लेकर 8 तक की लड़कियों के लिए ये योजना चलाई गई थी, ठीक है, NPEGEL, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, हो सकता है 1 नंबर में आ जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? ठीक है, जो जनसाला कार्यक्रम चलाया गया था तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? UNDP, UNSPA, यूनिसेफ, या उपयुक्त सभी? तो देखिए जनसाला कार्यक्रम के तहत ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं ये सारी क्या कर रही हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। UNDP भी कर रहा है, UNSPA भी कर रहा है, यूनिसेफ भी कर रहा है, ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए अति लघुत्तरीय प्रश्न में, जो 1 नंबर का आता है, जिसमें आपको 1 लाइन लिखनी होती है, 2 लाइन। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसमें पहला प्रश्न ये आया था कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता दर जो थी वो कितने प्रतिशत थी? जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश तो हमने क्या किया था, उसमें साक्षरता दर देखी थी कि हमारे भारत में उस समय कितनी साक्षरता दर है, ठीक है। तो आपको पता है साक्षरता दर क्या होती है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, 1000 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से परसेंटेज वगैरह निकालते हैं हम। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी वो थी 14%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 14% थी, इसे याद कर लेना। और आज के समय में क्या हो गया, 74.5% लगभग हो गई है, ठीक है।
अगर आज के प्रेजेंट टाइम में देखें कि भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 74% हो गई है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता के समय कितनी थी तो सिर्फ 14% थी। ये चीज़ याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया था, ठीक है। तो आपको लॉर्ड मैकाले के बारे में तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत की शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य बताया था, तो उन्होंने कहा था लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को उपसुलभ कराना। मतलब वो ये चाहता था कि भारत में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए, ठीक है। उसने बताया कि यहाँ का जो साहित्य है वो बेकार है, ठीक है। मतलब उसका जो साहित्य है कि अंग्रेज़ों की जो लाइब्रेरी होती है उसकी एक डेस्क मतलब एक खाने में जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बराबर है पूरा साहित्य, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तुलना वैसी कर दी थी, ठीक है। उसका विरोध भी हुआ था काफ़ी, और कहा था कि जो विज्ञान है, साहित्य है, पाश्चात्य ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए यहाँ पर, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए, जितनी भी भारतीय भाषाएं उन्हें बंद कर दिया जाए, ठीक है। उसमें कोई पुस्तक ना छापी जाए। तो कई चीज़ें ऐसी कही थी इसने, ठीक है। तो उद्देश्य वगैरह आप लिख देना। फिर है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या उद्देश्य था, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो विद्यालयों को प्राप्त करनी है, ठीक है, प्राप्त करानी है। जैसे कि बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मॉडल वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराए जाएँ, चार्ट वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराए जाएँ, चार्ट के माध्यम से वो अच्छे से सीख सकते हैं चीज़ों को। छोटे बच्चे हैं तो खिलौने वगैरह भी वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। बाउंड्री होनी चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए, मेज़ होनी चाहिए एक, ठीक है, शौचालय वगैरह होने चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें थीं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों को प्रोवाइड कराई जानी थी, ठीक है। तो यही उद्देश्य हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। तो देखिए पोषाहार वितरण योजना अभी हमने पढ़ी थी, जिसे मध्याह्न योजना भी कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना। तो उसमें कितने कैलोरी ऊर्जा जो थी वो बालकों को देने की व्यवस्था है। तो मिड डे मील भी इसे कहा जाता है, याद रखना। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। डेट याद रखना कि ये कब लागू की गई थी, तो 15 अगस्त को लागू की गई थी 1995 में, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो याद रखना कि मिड डे मील, अब इसका नाम भी बदल गया है, ये भी चीज़ याद रखना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। तो मिड डे मील का अब नाम बदल गया है, लेकिन अभी तक क्या है कि आपकी बुक में मिड डे मील ही चल रहा है, तो उसे याद रखना। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम था वो 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 450 कैलोरी देने की इसमें व्यवस्था की गई कि बच्चों को कितनी कैलोरी देनी है आपको, तो 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान। तो इसमें आपको डेट और कैलोरीज याद रखनी है, ठीक है। और कब योजना शुरू हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया था। तो एनसीएफ 2005 के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, जो कि 1993 में फिर से संशोधित उसमें किया गया था। आपको पता कि 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके लिए फिर हमने एक समिति बनाई, जिसमें उसने देखा कि क्या इसमें चीज़ें सही नहीं, क्या चीज़ें सही थी, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें फिर संशोधन किया गया 1993 में। तो एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 की संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया था। मतलब 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसे संशोधित किया गया 1993 में, ठीक है, और उसी से ये आया था, ठीक है, एनसीएफ 2005। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशा है। पहले चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। हमने क्या किया, एक कैटेगरी डिसाइड कर दी कि इतनी से इतनी एज तक के जितने भी बच्चे हैं हम सबको क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लेके आए, ताकि इस एज के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यही कह रहा था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कि हमने क्या किया, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक, यानी कि 6 से 14 वर्ष हमने निश्चित कर दिया, तो तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रोवाइड करानी है हमें। तो यही कह रहा था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कि हमने क्या किया, एक स्तर डिसाइड कर दिया कि इस स्तर तक जितने भी बच्चे हैं सबको हमें निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रोवाइड करानी है, मतलब सबको शिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। तो हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी में मैंने आपको बताया था कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की, तो 20 नवंबर सन 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था कि विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना, कि विश्व के जितने भी देश हैं उसमें जितने भी बालक हैं उन सभी के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। कब घोषणा की, तो 20 नवंबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीमोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पीमोस्ट कार्यक्रम का आपको फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। तो याद रखना पीमोस्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर,
ठीक है। पीमोस्ट की याद रख लेना, NPGEL की याद रख लेना, ठीक है। जो भी शॉर्ट फॉर्म मतलब दी गई हैं उनकी याद कर लेना, BEP की याद कर लेना, डाइट की याद कर लेना, डाइट भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक कुछ जो फुल फॉर्म है उन्हें अलग रखना, एक पेज में लिख लेना और उन सबको याद कर लेना। पूछ सकता है, SOPT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ECCE की पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी फुल फॉर्म याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्यालय की तरफ उन्मुख करना, ठीक है। बच्चों को विद्यालय की तरफ उन्मुख करना या विद्यालय की तरफ ले जाना, ये विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कहलाता है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते थे जिससे बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित किया जा सके, ठीक है। विद्यालय की से जोड़ा जा सके, विद्यालय की तरफ ले जाया जा सके, तो यही कहलाता था आपका विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम, ठीक है। जैसे स्कूल चलो अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते थे ताकि बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। तो देखिए, जितने भी कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते थे उसका कोई ना कोई प्रेरक वाक्य बनाया जाता था, ठीक है। जैसे एक पढ़ाई एक, स्कूल चले हम, ऐसे करके कई प्रेरक वाक्य होते थे। तो उसमें संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य पूछा गया है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रेरक वाक्य था वो था एक पढ़ाई एक, ठीक है। याद कर लेना, संपूर्ण साक्षरता अभियान जो चलाया गया था इसका जो प्रेरक वाक्य है वो है एक पढ़ाई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय खोले गए उनके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रारंभ किया, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ किए गए, तो जुलाई 2004 में, ठीक है। यह आवासीय विद्यालय है जो विशेषकर शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये आवासीय विद्यालय है, ठीक है। इसमें जो लड़कियां वो रहकर ही शिक्षा ग्रहण करती हैं। जैसे नवोदय विद्यालय है, उसमें लड़के लड़की दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये आवासीय है, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए खोला गया था। इसके अंतर्गत 750 आवासीय विद्यालयों को खोला गया। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो ये खोले गए थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इसके अंतर्गत 750 आवासीय विद्यालय खोले गए थे। अब इनके उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं, क्यों खोले गए ये, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, मतलब जो दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे इतना विकास नहीं होता, तो वहाँ पर जो बालिका हैं उनके प्रति जो शिक्षा का दृष्टिकोण है वो काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी नीचे रहता है लोगों का, ठीक है, कम जागरूक होते हैं, तो उनमें जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा है कि गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है। जो गरीब घर के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो बालिकाएँ हैं या पिछड़े वर्ग की जो घर हैं उनकी जो बालिकाएँ हैं उनको निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करना। तीसरा था कि बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, तो मतलब लड़के लड़की एक समान होते हैं ये चीज़ दिखाना लोगों को, इसके लिए भी एक ओपन किए गए। फिर ताकि शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, कि कई बालिकाएं रहती हैं, कई लड़कियां ऐसी रहती हैं जिन्हें शिक्षा के उतने अच्छे अवसर नहीं मिलते, तो शिक्षा के अवसर प्राप्त कराने के लिए भी ये खोले गए थे, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के। अगर 2 नंबर में भी आता है तो आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। तो एनसीईआरटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है, इसकी स्थापना कब हुई वो लिख देना है, ठीक है। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके इसकी फुल फॉर्म है, वो लिख देंगे आप। उसके बाद इसके कार्य बताने हैं। तो इसका कार्य क्या है कि अनुसंधान एवं नवाचार का कार्य है इसका, ठीक है, रिसर्च करना और इनोवेशन करना। दूसरा, आदर्श पाठ्यक्रम, ठीक है, निर्धारित करता है ये कि एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तीसरा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अध्यापक शिक्षा के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा विभाग के रूप में कार्य करता है। विज्ञान किट है, गणित किट है, ये सारी प्रोवाइड कराता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। जो डीपीपी प्रोग्राम चलाया गया था तो उसका जो प्रारंभ किया गया वो किस योजना के आधार पर किया गया। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए डीपीपी प्रोग्राम चलाया गया था। और इसमें किसने सहायता प्रदान की थी, तो विश्व बैंक ने सहायता प्रदान की थी। अब थोड़ा इसके बारे में डीप में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डीपीपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो डीपीपी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डीपीपी 1994 ईस्वी में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था। कब शुरू किया गया, तो 1994 में। किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से। इसका उद्देश्य सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों के विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। मतलब 3 चीज़ें थी इनके उद्देश्य में। क्या क्या चीज़ें आती थी
कि सभी को शिक्षा दिलाना। दूसरा कि जो बच्चे हैं उनका विद्यालय में ठहराव है उसे निश्चित करना, ठीक है, कि ठहराव मतलब रुके विद्यालय में। और तीसरा शिक्षा के स्तर में सुधार करना, ठीक है, जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार करना। फिर है कि डीपीपी प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया था। जो डीपीपी प्रोग्राम जो शुरुआत की गई थी इसकी, तो इसका जो प्रथम चरण था उसमें क्या किया, देश के 7 राज्य थे उनके 42 जिलों में से संचालित किया गया। वर्ष 1997 में डीपीपी के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में चयनित किया गया, मतलब 22 जनपदों में से चालू किया गया था। ठीक है, तो पहले चरण में क्या हुआ कि जो 7 राज्य थे उनके 42 जिलों में से संचालित किया गया। 1997 में इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ 3 साल बाद, और इसमें क्या किया, उत्तर प्रदेश के 22 जिले को चयनित किया गया, वहाँ पर इसे शुरू किया गया। और वर्ष 2000 में डीपीपी के तृतीय चरण के अंतर्गत 32 जनपद चयनित किए गए, मतलब जब इसका तीसरा चरण कब शुरू हुआ तो सन 2000 में शुरू किया गया, जिसमें 32 जिले जो थे वो चयनित किए गए थे। अब इसके उद्देश्य या कार्य देख लेते हैं। तो पहला है कि भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना, कि जो भवन है, विद्यालय वगैरह हैं, जो संस्थागत क्षमता है उसका सुदृढ़ीकरण करना, मतलब उसे ठीक ठाक करना। दूसरा है कि विद्यालय में बच्चों के ठहराव को बढ़ाना तथा उनके ह्रास व अवरोध में कमी लाना, तो दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा है कि 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे, 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सभी बच्चों को 100% क्या करना है कि जो विद्यालय में सुविधाएं मिलती हैं वो उन्हें उपलब्ध कराना। फोर्थ पॉइंट है कि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना, जो बच्चे हैं उनके जो नामांकन है उनको बढ़ाना। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और ड्रॉप आउट दर को 10% तक कम करना। ठीक है, ड्रॉप आउट दर से मतलब है कि जो बच्चे बीच में विद्यालय छोड़ जाते हैं, जैसे हम लोग अपव्यय के नाम देते हैं, ठीक है, तो उसी को ड्रॉप आउट भी कहते हैं, तो 10% तक कम करना। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि डीपीपी की शुरुआत संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में हुई थी। देखिए 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर आपका कवर हो गया है, ठीक है, इसी नोट से, कि जो डीपीपी की शुरुआत की गई थी तो उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 आई थी उसी के अनुसरण में हुई थी। यही 1 नंबर में पूछा भी गया था। ठीक है, तो देखिए नोट में भी जो भी क्वेश्चन मैंने रखे थे वो सारे आ चुके हैं, तो जहाँ पर भी लिखा होता है ना सन वगैरह तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वो आ चुके होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात हो रही है, एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, में शिक्षक की क्या दृष्टिकोण है। तो शिक्षक का क्या दृष्टिकोण था एनसीएफ 2005 में। तो शिक्षक एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए सहायक है। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 है इसमें क्या कहा है कि टीचर जो है वो एक सुगम करता है, एक निर्देशक नहीं है। ठीक है, वो बस बच्चों की हेल्प करता है, ठीक है, एक सहायक के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, जो क्या करता है कि जो सूचनाएं होती हैं उन्हें अर्थ में बदलता है और बच्चों की सहायता करता है। ठीक है, तो शिक्षा के प्रति ये कहा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसमें क्या लिखेंगे आप, कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ में, कि जितने भी बच्चे हैं उनकी सीखने की गति जो है ना वो अलग अलग है। कुछ धीमे सीखते हैं, कुछ बहुत जल्दी से सीख लेते हैं चीज़ों को, उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों के प्रति दृष्टिकोण है, इसे भी याद रखना, हो सकता है इस बार इसे पूछ लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। ठीक है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है उसमें प्रमुख कठिनाइयाँ क्या आती हैं। ठीक है, उसकी उन्नति में तो पहली कठिनाई है कि सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, कि सुविधाएं सभी को बराबर रूप से नहीं मिल पाती। कुछ बच्चों को तो सुविधाएं मिल जाती हैं, कुछ एरिया में सुविधाएं मिल जाती हैं, कुछ एरिया में नहीं पहुंच पाती सुविधाएं। दूसरा है नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, कि सभी का नामांकन नहीं हो पाता। ठीक है, आज भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के नामांकन नहीं कराते, अपने बिजनेस वगैरह में लगा देते हैं। तीसरा है कि शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता, तो इसमें आप अव्यय व अवरोधन के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अव्यय अवरोधन की समस्या है। कहीं पर आप लिख सकते हैं कि रूढ़िवादिता जैसी चीज़ें हैं कि अभी भी बच्चों को नहीं भेजते, लड़कियों को नहीं भेजते। ठीक है, तो कई चीज़ें आप बना बना कर लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।